हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलाभकारी संस्था के कुछ जो आइटम है उसको देखेंगे कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है या फिर जो हमारा डोनेशन होता है उसको हम लोग अलाभकारी संस्था के अंतर्गत कौन से खाते में रखते हैं, यानी कि उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रखते हैं या फिर उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखते हैं या फिर उसे हम लोग बैलेंस शीट में रखते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है यानी जो हमारा चंदा होता है इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं। तो देखिए, चंदा के बारे में आप लोग के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया हुआ है कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है यह सदस्यता शुल्क है, यानी एक तरह से यह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा दिया गया एक तरह से फीस होता है, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पे किया जाता है। यानी इसका आधार इसका जो अमाउंट है वह पे जो एनुअल होता है उसके आधार पे किया जाता है, यानी साल में एक बार किया जाता है। और जो चंदा होता है वह संस्था के आय का मुख्य स्रोत होता है, यानी जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है यह संस्था के आय का मुख्य स्रोत होता है। और फिर जो सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया चंदा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति के रूप में और आयव्यय खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। अब देखिए, जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है इस अमाउंट को, एक मिनट इसको आप लोग समझिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, रिसिप्ट साइड में। लेकिन वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, ठीक है। रिसिप्ट साइड में क्यों दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए यह एक तरह की प्राप्ति है, तो इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और फिर यह जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है यह किसी भी संस्था के लिए एक तरह का इनकम है, तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और देखिए, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कब दिखाएंगे और कौन से जो अमाउंट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और कौन से वैसे अमाउंट होंगे जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की कुल राशि को दर्शाता है, जबकि आय व्यय खाते में दर्शाई गई राशि केवल चालू अवधि से संबंधित होती है और चाहे वह प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। अब देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है यह केवल अपने पास जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह केवल वैसे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को शामिल करती है जो कि हमें कैश के रूप में मिलता है, ठीक है। और यह कैश के रूप में हो सकता है और यह प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो सकता है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, या फिर करंट ईयर से हो सकता है, या फिर जो लास्ट ईयर होता है यानी बाद वाला साल होता है उससे संबंधित हो सकता है। तो अगर इस तरह का अमाउंट है तो हम लोग इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और यह कैश में प्राप्त हुआ है तभी हम लोग इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। और देखिए, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम लोग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाएंगे तो यह जो अमाउंट होगा यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाएंगे तो अगर यह नॉन कैश आइटम है, यानी कि अगर अभी प्राप्त नहीं भी हुआ है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो भी इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि एक क्लब है, ठीक है, एक क्लब है और 2017-18 का 20,000 रुपया चंदा दिया है और इसमें 3,000 रुपया जो है वह प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, यानी कि वह आपका देख लीजिए, वह आपका यह 17-18 का है 20,000 और यह प्रीवियस ईयर 2016-17 का 3,000 रुपया है और 2,000 रुपया 18-19 से है, यानी कि उसके बाद वाले साल से है। और 17-18 का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वह 6,000 रुपया है, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी अप्राप्त, यानी प्राप्त होने वाला है बट यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जो भी अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन का उसको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग
जब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसमें क्या करेंगे, उसमें केवल करंट ईयर के ही हम लोग अमाउंट को दर्शाते हैं। तो प्रीवियस ईयर या फिर जो लास्ट ईयर से जो भी संबंधित रकम है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वैसी राशि जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए 17-18 के लिए हम लोग को बनाना है, निकालना है हम लोग को अलाभकारी संस्था का सब्सक्रिप्शन। तो क्या करेंगे, जो हमारा करंट ईयर है उसका सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपया, इसको लिख देंगे, और फिर प्रीवियस ईयर का चंदा भी शामिल इसमें है, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है वो शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको माइनस कर देंगे। फिर 2,000 रुपया भी हमारा लास्ट ईयर का है, तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, और फिर वैसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो कि नॉन कैश है, यानी कि जो प्राप्त होने वाला है बट अभी वह कैश में प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का 21,000 रुपया जो होगा वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 21,000 रुपया इनकम साइड में दिखाया जाएगा, ठीक है। और तो यह हो गया आप लोग का सब्सक्रिप्शन का जो भी होता है कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का व्यय है, तो अभी आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखिए दूसरा आइटम आप लोगों को है डोनेशन। तो देखिए दान, तो अब देखते हैं हम लोग कि दान किस तरह का किस नेचर का आइटम है। तो देखिए जो दान होता है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी डोनेशन का राशि को हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, और दान किसी विशेष उद्देश्य समान उद्देश्य के लिए हो सकता है, और जो यह दान होता है वो विशेष उद्देश्य और समान उद्देश्य के लिए होता है। तो देखिए विशेष दान से क्या मतलब है, तो देखिए यदि दान किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो यह विशेष दान कहलाएगा, ठीक है। यह विशेष उद्देश्य वर्तमान भवन के विस्तार या फिर पुस्तक बैंक का निर्माण आदि हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के दान को पूंजीकरण करेंगे, ठीक है, यानी इसको कैपिटलाइजेशन करेंगे, और हम लोग इस जो विशेष दान है इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और यह राशि छोटी या बड़ी हो सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि इस राशि का उपयोग केवल विशेष उद्देश्य के लिए हो। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो यह निकल के आ रहा है, यह पूरा इसका क्या मतलब है, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दान है, ठीक है, अलाभकारी संस्था को दान दिया गया है और वह दान विशेष उद्देश्य से दिया गया है, तो उसे हम लोग पूंजीगत इनकम मानेंगे, और इसे हम लोग बैलेंस शीट में, ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, ठीक है, लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जब विशेष उद्देश्य के लिए दान दिया जाता है और लाभकारी संस्थाओं को, तब इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो इसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग का इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जब देखिए जब दान सामान्य दान हो, ठीक है, यानी जब जनरल दान हो, कोई इसका उद्देश्य कोई विशेष नहीं हो, तब क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार के दान का उपयोग संस्था के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनका व्यवहार जो होता है वह रेवेन्यू जो रिसिप्ट होता है उसके समान किया जाता है, क्योंकि यह आय का निरंतर स्रोत होता है, और जो यह डोनेशन है यानी सामान्य दान है यह एक तरह के इनकम का कंटिन्यूअस सोर्स होता है, इसलिए यह चालू वर्ष के आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब दान, ठीक है, जब दान सामान्य उद्देश्य के लिए हो तो हम लोग इसे रेवेन्यू नेचर का इनकम मानते हैं, और इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं, ठीक है, इनकम साइड में इस डोनेशन के अमाउंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा था। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है कि वसीयत, यानी जिसे हम लोग लैक्सी कहते हैं। तो यह किस तरह का आइटम होता है, तो देखिए यह राशि मृत व्यक्ति की वसीयत के रूप में प्राप्त होती है, जिसके उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है अथवा अस्पष्ट भी हो सकता है, ठीक है। यदि उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है तो इस राशि को दायित्व मानते हुए हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर जो लैक्सी का जो भी अमाउंट है अगर वह बताया गया है कि उसका वह लेने का क्या उद्देश्य है, तो इसे हम लोग एक तरह का दायित्व मानेंगे और इसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटीज साइड में।
ठीक है। अगर लेगसी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो इसे हम रेवेन्यू नेचर का इनकम मानेंगे और इसे हम लोग आय व्यय खाते में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वसीयत जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब लेगसी का अमाउंट यानी जब वसीयत का अमाउंट कोई विशेष उद्देश्य के लिए है, तो अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो इसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एक मिनट, इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। लेकिन यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो तो इसे हम लोग रेवेन्यू नेचर का मानेंगे और इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का आइटम जो आजीवन सदस्यता शुल्क होता है, यानी जो मेंबरशिप फीस होता है वह क्या होता है। तो देखिए जो हमारा मेंबरशिप फीस होता है तो कुछ सदस्य सामाजिक चंदे के भुगतान के स्थान पर एक मुश्त राशि को आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में चुनते हैं। अब देखिए जो कुछ लोग होते हैं, अगर वह लाभकारी संस्था के सदस्य हैं तो वह संस्था के लिए क्या करते हैं कि एक बार वह अपना शुल्क पे कर देते हैं, ठीक है। इस राशि को पूंजी प्राप्ति माना जाता है और प्रत्यक्ष तौर पे सामान्य निधि में जमा किया जाता है। और देखिए जो हमारा मेंबरशिप फीस होता है इसे कैपिटल फंड में, ठीक है, कैपिटल फंड में इसे क्या किया जाता है? जमा कर दिया जाता है। यानी जो भी मेंबरशिप फीस होगा इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा और इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कैपिटल फंड में। और मैंने यह भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि हम लोग जब अलाभकारी संस्था का बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कैपिटल नहीं लिख कर क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड लिखते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोग का यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का जो आइटम दिया हुआ है, ये सारा जो भी आइटम है ये सब आपके अलाभकारी संस्था से ही जुड़े हुए हैं और इसको कहाँ दिखाया जाएगा इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए प्रवेश शुल्क, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा एंट्रेंस फी होता है यह किस प्रकार का होता है, यानी कि यह रेवेन्यू नेचर का है या फिर यह कैपिटल नेचर का है। तो देखिए प्रवेश शुल्क सदस्य द्वारा सदस्य बनते समय केवल एक बार दिया जाता है, और ठीक है कि जब कोई भी मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बनता है तो उसके द्वारा वह फ़ी दिया जाता है। जैसे कि क्लब जैसे संगठनों की सदस्यता संगठित होती है, इनके प्रवेश शुल्क भी अधिक होता है और इनको अनावृत मानकर सीधे पूंजी सामान्य निधि में जमा कर दिए जाते हैं। अब देखिए जो हमारा एंट्रेंस फ़ी होता है, एंट्रेंस फ़ी, ठीक है, एक मिनट, एंट्रेंस फ़ी जो हम लोग का होता है, ठीक है, जो फ़ी होता है इसे भी हम लोग कैपिटल फंड में क्या करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद पुरानी संपत्ति के विक्रय पर, अब देखिए जब पुरानी संपत्तियों का विक्रय की जाती है तो जो भी प्राप्ति को उस वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा जिसने यह बेची है। यानी कि जब पुरानी यानी ओल्ड अगर एसेट्स को हम विक्रय करते हैं और उसे जो भी रुपया प्राप्त होता है उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और संपत्तियों के विक्रय से अधिलाभ या हानि वर्ष के आय व्यय खाते में लिए जाएंगे। और देखिए जो हमारा एसेट्स होता है उसके बेचने से अगर कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस होता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? उसे हम लोग आय व्यय खाते में दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि एक फर्नीचर जिसका कि पुस्तक मूल्य यहाँ दिया गया है 800 है और उसको 700 में बेचा गया तो 700 राशि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा और आय व्यय खाते में 100 रुपया दर्शाया जाएगा। चूँकि 800 में वह उसका क्या है? बुक वैल्यू है और उसको बेचा गया है 700 में, तो यानी उसको लॉस हो गया। तो इसको 100 रुपया को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे और 800 रुपया को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से यह सारा आइटम दिया हुआ था, तो यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का मेन एक टॉपिक बच जाता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हाँ एक और देख लीजिए कि सरकारी अनुदान, यानी कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई डोनेशन दिया जाता है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई सब्सिडी का अमाउंट दिया जाता है, जैसे विद्यालय विश्वविद्यालय जनता अस्पताल आदि गतिविधि सरकारी अनुदान पर आधारित होती है
तो अनुदान को हम लोग क्या मानते हैं, आगम प्राप्ति माना जाता है और चालू वर्ष की आय तथा आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है। और इस गवर्नमेंट के जो भी अनुदान या फिर सब्सिडी का अमाउंट होता है, इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि यह एक तरह से रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। परंतु अनुदान जैसे कि भवन के लिए अनुदान को पूंजी माना जाता है। अब देखिए, जो भवन के लिए अगर अनुदान दिया गया है तो यह एक तरह से पूंजीगत व्यय माना जाएगा और भवन निधि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। और जो हमारा बिल्डिंग का फंड होगा उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। और कुछ अलाभकारी संस्थाएं सरकार या फिर सरकारी एजेंसी से रोकड़ अनुदान प्राप्त करती है। यह अनुदान भी उस वर्ष के लिए आगम आय होगी जिस वर्ष में यह प्राप्त की जाएगी। अब देखिए, चलिए हम लोग इतना पूरा को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट का अनुदान है तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वह भवन के लिए अनुदान गवर्नमेंट देती है, ठीक है, यानी भवन बनवाने के लिए, तो इसे हम लोग कैपिटल नेचर का मानेंगे, ठीक है, कैपिटल नेचर का मानेंगे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा कि अगर अनुदान सरकार विद्यालय के लिए देती है, विश्वविद्यालय के लिए देती है या फिर अस्पताल के लिए देती है तो वह रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, ठीक है, यानी वह रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। लेकिन यदि भवन के लिए अगर गवर्नमेंट से कोई अनुदान का राशि मिलता है तो वह कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस यही सब मेन पॉइंट था, यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी MCQ है पूरा MCQ को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए तब तक। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।